हेलो लर्नर। तो आज हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री बुक एनसीईआरटी को स्टडी करने वाले हैं और आज हम लोग चैप्टर 4 को स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर 1, 2 और 3 को पढ़ा चुका हूँ और हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाया हूँ कंसाइज वे में। यदि आप नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं। इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे क्योंकि इसमें नोट्स बनाना संभव नहीं था। आपको लाइन बाय लाइन समझने की ज़रूरत है, इसीलिए आप सिर्फ पैसेंस के साथ बैठिए और मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा और सिर्फ गौर से देखिए और सुनिए। जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा आप अपने नोट्स बुक में ज़रूर मेंशन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और लास्टली भी आपसे एक गुजारिश है, ये आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए मुझसे। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरंभिक नगर के बारे में, ठीक है, कि नगर की शुरुआत कैसे हुई। तो बताते हैं पुराने भवन का संरक्षण। जो पुराने भवन है उसका संरक्षण क्यों ज़रूरी है। बताता है जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडर घर की तारीफ कर रहे थे। अब देखो कि जैसे हम लोग बिहार से है या कहीं मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो राजस्थान से है, तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो वो भवन होगा, जो पुरानी सी बिल्डिंग होगी, तो उसको हम लोग खंडर ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे फिल्मी में देखते हैं तो फिल्मी में हम लोग क्या कहते हैं, ये भूतिया बंगला है, ठीक है, उसमें वहाँ पे नहीं जाने का, वहाँ पे भूत रहता है। तो इन द सेम में बच्चे से भी बोलता है कि ये जो है ना घर भूतिया बंगला है। और लोग इसके बारे में तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, तो कुछ बोलते हैं, कुछ आदमी कहता है कि इसकी वास्तुकला को देखो कि इसके जो वास्तुकला, इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो नक्काशी है कितनी सुंदर है। दूसरी महिला कहती है और कुछ कहता है कि चलो मंत्री को खबर करते हैं, इसको क्या करना चाहिए, संजो के रखना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह से क्या है, मेरा धरोहर है। इसी चीज़ के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और जो सबसे पुरानी जो हमारी धरोहर है वो किस चीज़ के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो बताता है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी कैसे स्टार्ट होती है, तो आप गौर से सुनिए कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है, कि हर एक इमारत की एक कहानी होती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। हड़प्पा की कुछ पहचान मिली, ठीक है, उसका जगह मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो अभी के समय है वो पाकिस्तान में पड़ता है। सोचा कि यह ऐसा खंडर है, ठीक है, उन्होंने सोचा कि ये खंडर हो सकता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, जहाँ से अच्छी ईंट मिलेगी। और वहाँ से उसको अच्छे ढंग का ईंट भी मिला और यह सोचकर हड़प्पा के खंडरों को हजारों ईंटों को उखाड़ ले गए। और जो इंजीनियर थे वहाँ के, जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो वहाँ से बहुत सारे ईंट को क्या कर लिया गया, उखाड़ के ले गया रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। और इसमें कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, यानी जो उसका कुछ साक्ष्य बचा था वो भी क्या हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके लगभग 80 साल बाद, अब देखिए 150 साल की पहले की घटना है, और उसके 80 साल बाद पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। जो हिस्टोरियन थे उसको क्या किया, ढूंढा। पुरातत्वविद जो क्या करते हैं, यानी जो खंडर है, जो कुछ साक्ष्य है उसके बारे में जो पता करता है, उसको बोला जाता है पुरातात्विकविद, ठीक है। उसने उसको ढूंढा 80 साल बाद, और तब पता चला कि ये खंडर उप महाद्वीप के सबसे पुरानी शहरों में से एक है। तब उसको पता चला ये जो है ना शहर सबसे पुरानी शहरों में से एक है, चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी और इस नगर का सबसे पहले खोज हुई थी। इसलिए इस बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों की इमारतों और चीज़ों मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतों कहा गया। और इसके बाद जो भी इमारत मिला उसको हड़प्पा सभ्यता की क्या बोला गया, इमारतें बोली गई, ठीक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब एक चीज़ याद रखना कि इन शहरों का जो साक्ष्य मिला है उसका निर्माण कब हुआ, 4700 साल पहले हुआ है।
तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षा करना चाहिए? चलिए, ये हमारे कोई काम की नहीं है, तो आज हम लोग बढ़ते हैं। बताता है इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, किसकी विशेषता क्या थी, तो चलिए देखते हैं। तो बताता है इन नगरों में से कोई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। इन नगरों को दो से अधिक भागों में क्या किया गया? विभाजित किया गया। अब गौर से सुनिए। प्राय पश्चिमी छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। अब देखिए, पश्चिमी जो भाग था ना, वो छोटा भाग था लेकिन ऊंचाई पर बना था। ठीक है। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। अब को याद रखना है कि जो पश्चिमी वाले भाग था वो ऊंचाई पे था और जो पूर्वी वाले भाग था वो निचले स्थान पे था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विकविदों ने नगर दुर्ग कहा और याद रखना है कि इसको किस नाम से पुकारा गया? नगर दुर्ग। ठीक है। निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ठीक है। और जो निचले स्थान था जो पूर्व साइड में पड़ता था उसको क्या बोला गया? निचला नगर। ठीक है। दोनों हिस्सों को 4 दीवारियों पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और उसको किस चीज़ से बनाया गया था? तो ईंटों से बनाया गया था। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। आप देख सकते हैं कि 4700 साल पहले बनाया गया, अभी भी उसका ईंट का साक्ष्य बहुत ही अच्छे ढंग से मिलता है, बहुत ही मजबूत ढंग से मिलता है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई, ठीक है, चिनाई मतलब होता है जैसे मान लो कि पत्थर और क्या किया जाता है, ईंटों को मिक्स अप करके अच्छे ढंग से बनाया जाता है। ठीक है। दीवार करते थे जिससे दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग के कुछ खास इमारतें बनाई गई थी और जो नगर दुर्ग था जो सबसे ऊंचे वाला भाग था, कुछ खास इमारतें बनाई गई थी वहाँ पे। मिसाल तौर पे मोहनजोदड़ो में, ठीक है, खास तालाब बनाया गया था। आपको ये भी याद रखना है कि मोहनजोदड़ो में खास के तालाब के बारे में साक्ष्य मिलता है जिसे पुरातात्विकविदों ने महान स्नानागार कहा। तो आपको पूछ सकता है कि महान स्नानागार कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में मिलता है। ठीक है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रहने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल का परत चढ़ाई गई थी और जिससे पानी का रिसाव उसके लिए क्या बिछाया गया था? ऊपर चारकोल बिछाया गया था। इस सरोवर को दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं कि इसके दो तरफ क्या बनाई गई थी? सीढ़ी बनाई गई थी। जैसे अभी आप देख सकते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड उतरने के लिए। ठीक है। चारों ओर कमरे बनाए गए थे और उसके चारों ओर कमरा बनाए गए थे। इसके भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और जो पानी भरना होता था तो कुआं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता। ठीक है। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी हो सकता है कुछ अवसर हुआ, अवसर पे ही वो लोग स्नान करते थे वहाँ पे जा कर के। कालीबंगा, आपको याद रखना है कालीबंगा में क्या मिलता है। ठीक है। और लोथल जैसे अन्य नगरों में, ठीक है ना, अग्निकुंड मिले। अब कालीबंगा से आपको ऐसे याद रखना है कि जब हम आग जलाते हैं तो कोई चीज़ क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है। तो कालीबंगा या लोथल से हमको किस चीज़ का साक्ष्य मिलता है? अग्निकुंड का। ठीक है। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, हो सकता है वहाँ पे यज्ञ किया जाता होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। भंडार गृह का मतलब क्या होता है? जहाँ पे भोज पदार्थ को क्या किया जाता है? रखा जाता है। जैसे अनाज को रखा जाता है उसको बोला क्या जाता है? भंडार गृह बोला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। आपको नॉर्मली याद रखना कि 1 या 2 मंजिल खास के उस समय में बनाया जाता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ठीक है। चारों तरफ कमरा होता था। अधिकांश तो घरों में एक अलग स्नाना घर होता था, यानी स्नान करने वाला घर अलग से होता था, जैसे हम लोग अभी बनाते हैं
कुछ घरों में कुआं भी हुए करते थे, कुएँ भी हुआ करते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे और बहुत सारे नगरे में आपको मिल जाता था ढके हुए नाले, जैसे अभी के ज़माने में होते हैं। इसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और उसको सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके और अक्सर घरों में नालियों की सड़कों से नालियों से जोड़ दिया जाता था। अब होता क्या है कि उसका जो नाला होता था वो थोड़ा ढलान होता था और उसको मेन नाले से जोड़ दिया जाता था जो सड़क से होकर के बहती थी, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और जो भी जो सड़क वाले नाला होता था वो बड़े नाले में जाकर के क्या हो जाता था, मिल जाता था। नालों को ढकने के कारण इसके जगह जगह पर, ठीक है, मेन होल बनाए जाते थे। उस पर मेन होल बनाया जाता है जिसके जरिए इनका देखभाल और सफाई किए जा सके। घर और नाले सड़कों पर निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ किया जाता था। घर का और सड़क का निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं नगरीय जीवन, कि वो नगर के जीवन किस ढंग से वो लोग जिया करते थे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर में खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यानी उन लोगों के समय में भी वो लोग खास टाइप के घर के डिज़ाइन बनाते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, या संभवतः ये है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु बहुमूल्य पदार्थ और अनुपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मकानों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे, जैसे नॉर्मली अभी हम लोग करते हैं कि जो खूबसूरत चीज़ होते हैं, जो कीमती चीज़ें होते हैं उसको हम पास रखते हैं। सेम उसी तरह वो लोग भी ऐसे ही किया करते थे जैसे उस समय के राजा होते थे। इन नगरों में लिपिका भी होते थे, ठीक है, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे। अब लिपिका किसे कहते हैं, जो मुहर पे क्या करते थे, कुछ काम करते थे, कुछ लिखने का काम करते थे। शायद अन्य चीज़ों पर लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, यानी ये सब डिस्ट्रॉय हो गया, इसको साफ से अच्छे ढंग से मिल नहीं पाया। कि उस समय में लिपिक होते थे जो मुहर पे क्या करते थे, कुछ लिखने का काम करते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, ठीक है, जो अपने घरों के किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ों बनाते होंगे। अब शिल्पकार यानी अलग अलग तरह का डिज़ाइन बनाने वाले भी होता होगा, या वो तो स्त्री हो सकता है या पुरुष हो सकता है। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और लोग बहुत दूर ट्रेवल भी करते थे। वहाँ से उपयोगी वस्तुओं लाते थे और जो उपयोग होने वाला वस्तु था वो भी लाते थे। साथ ही लाते थे सुदूर देशों से किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले हैं जैसे बच्चों को खेलते होंगे। अब वो लोग क्या करते थे, सुदूर से किस्से कहानियाँ, जैसे हम लोग जाते हैं अदर कंट्री तो वहाँ के आदमी से जब उसके कल्चर से परिचित होते हैं तो वो लोग कुछ स्टोरी सुनाते हैं अपने कल्चर के बारे में। इन द सेम वे लोग भी ट्रेवल करते थे और अब कहानी किस्से लाते थे और जो चीज़ उसको अच्छा लगता था वो भी लाता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेज को थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे आपको ये दिख रहा है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उनसे बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। इस मुहर के चिन्ह एक खास लिपि में है, जैसे एक खास लिपि में आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन और प्राचीन उदाहरण और विद्वानों ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि इनका अर्थ क्या है। यानी उस लिपि में जो लिखा गया है उसको कोई पढ़ नहीं पाया कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्या है। नगर और नए शिल्प। आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में से प्राप्त हुई है, ठीक है। पुरातात्विकविदों के को जो चीज़ वहाँ मिली है उनसे अधिकांश पत्थर, शंख, ठीक है, तांबे, कांसे, सोने, चांदी, धातुएं ये बनाई गई थी। आपको ये याद होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज़ मिला है। तो पत्थर मिला है, शंख मिला है, तांबे में कांसे मिले हैं, सोने मिले, चांदी मिले, धातु ये सब मिले हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो आपको याद रखना होगा तांबे और कांसे से क्या बनाया जाता था, औजार बनाया जाता था, हथियार बनाया जाता था।
गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। तो यहाँ से जो सबसे आकर्षित वस्तु है उसमें क्या है, मन के बाट और फलक है, जो सबसे आकर्षित वस्तु में से एक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहर बनाते थे। यानी उस समय में जो मोहर बनता था किस चीज़ का बनता था, पत्थर का। जैसे आज हम लोग देखते हैं प्लास्टिक का या लकड़ी का बनता है, ठीक है। आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों का चित्र मिलते थे। उस पर किस चीज़ का चित्र मिलते थे, जानवर का। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन के लिए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब वहाँ पे क्या करते थे, खूबसूरत लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ पे हम लोग अध्याय 3 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ धातु का उपयोग होता था, क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो बताता है संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कहाँ पे, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में, जैसे हम लोग पिछले अध्याय में स्टडी किए। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़ों का अवशेष और चांदी के एक फूलदान का ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं को चिपके हुए मिले हैं। यानी ये मोहनजोदड़ो में किस किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, जैसे आप देख सकते हैं कपड़े का मिला है, ठीक है, चांदी का फूलदान मिला है, ठीक है, और तांबे की वस्तुएं मिली है। पक्की मिट्टी तथा फ्रेंस से बनी, ठीक है, तकलिया सूत कताई की संकेत देती है। वहाँ पे सूत कताई की संकेत मिलता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कपड़ा बुनने के लिए क्या किया जाता था, सूत काटा जाता था। फ्रेंस के बारे में देख लेना कि ये क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें अधिकांशतः वस्तुओं के निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। जितने भी चीज़ बनाया गया था उसका एक पार्टिकुलर विशेषज्ञ था। जैसे डॉक्टर अलग हो गया, ठीक है, आर्टिस्ट अलग हो गया, जो मकान बनाने वाला है वो अलग हो गया, ठीक है। तो सबका अलग अलग विशेषज्ञ था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जिसे खास चीज़ के बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेना है। जैसे पत्थर तराशना, सब पत्थर तराश नहीं सकते, क्या आप लोग कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। मान के चमकाना मतलब पत्थर को चमकाना, ठीक है, उसको एक अच्छा डिजाइन देना। फिर मोहरों पर, ठीक है, पच्चीकारी करना, पच्चीकारी मतलब पेंटिंग करना, ठीक है। और पृष्ठ 36 में चित्र देखिए कि मूर्ति के चेहरे कितने आकर्षित ढंग से बनाया गया और दाढ़ी कितनी अच्छे ढंग से दर्शाई गई है। जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में इसको कितने अच्छे ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी जो है कितने अच्छे ढंग से कला, यानी एक तरह से कला को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे कितने अच्छे ढंग से बनाया गया है। यहाँ पे हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, ठीक है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं, ठीक है। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। जैसे आज के ज़माने में हो सकता है कि महिला और पुरुष दोनों साथ में काम किया हो, या हो सकता है पुरुष का भागीदारी अधिक हो या महिला का कम हो, या महिला का भी हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि फ्रेंस क्या होता है। बताता है फ्रेंस पत्थर या शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम पत्थर और शंख को देखते हैं कि नेचुरली पाया जाता है, लेकिन फ्रेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, इसको बनाया जाता है। बालू या, ठीक है, सफिस्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला आकर उन्हें वस्तुएं बनाई जाती है। आप देख सकते हैं कि बालू और जो सफिस्टिक पत्थर है उसको मिलाकर के गोंद में बनाया जाता है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है, उस पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री ये हरे होते हैं। फ्रेंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये आप देख सकते हैं ये क्या है, फ्रेंस है। ये क्या है, फ्रेंस है, ये जो वाली भाग है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कच्चे माल की खोज।
ठीक है। कैसे हुआ, कच्चे माल की खोज में क्या क्या हुआ? तो कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्रकृति रूप से मिलते हैं, यानी जो भगवान ने बनाया, गॉड के जो नेचुरल किंगडम में एग्जिस्ट करता है, जो हमारे वातावरण में एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं कच्चा माल, ठीक है। फिर किसान पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं या आयस प्रकृति रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यदि लोहा का उपयोग करना होता है तो हम लोग पहले खनन करते हैं, ठीक है। इसको ला करके इसके बाद भट्टी में उसको तपाते हैं, उसको पकाते हैं, ठीक है। इसमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसानों के द्वारा पैदा किए गए कपास की कच्चा माल कहते हैं। कपास एक कच्चा माल हो गया, जिसके बाद कतई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है, और इसको काट छाट करके जो भी होता है उसको कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोग कई चीज़ों वहाँ मिली थी, लेकिन तंबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ को दूर दूर से आयात करते थे। वो लोग क्या करते थे, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं, जैसे आज हम लोग अंगूठी के रूप में यूज करते हैं, पहनने में यूज करते हैं, गले में यूज करते हैं, वो लोग कहीं दूसरे जगह से भी मंगाया करते थे, जैसे आज हम लोग मंगाते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। वो लोग का तांबा कहाँ से मंगाते थे, तो राजस्थान से, ठीक है। आपको याद रखना होगा, ये चीज़ पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए कि वो लोग तांबा कहाँ से मंगाते थे, तो राजस्थान से मंगाते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी वो तांबे का आयात किया कर जाता था, तो वो ओमान से भी क्या करते थे, तांबा मंगाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन या आयात आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से किया करते थे। और ये टीन के धातु कहाँ से मंगाते थे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। तो वो लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे, कर्नाटका से, या बहुमूल्य जो पत्थर होते थे उसका आयात कहाँ से करते थे, गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से किया करते थे। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिए। अब बताता है कि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, वो लोग भोजन क्या करते थे, ठीक है। तो लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे। जैसे आज लोग शहर में रहते हैं, तो कुछ पीपल तो गाँव में भी रहते हैं ना, अधिकांश पीपल कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। वही अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे, ठीक है। किसान चरवाहे के शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों के खाने में सामान देते थे। वो लोग क्या करते थे, चरवाहे जो शहरों में रहते थे रहने वाले शासकों, लेखकों, ठीक है, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। जैसे किसान क्या करते हैं, उगाते हैं फसल और वो फिर कहाँ बेचते हैं, शहर में बेचते हैं। सेम ऐसे ही पौधे के अवशेषों को पता चलता है कि हड़प्पा में लोग गेहूँ, जै, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वहाँ के लोग क्या उगाते थे, तो गेहूँ, जै, दालें, ठीक है, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी, और वो लोग हल का भी प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे और वहाँ का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन कुछ कुछ जो साक्ष्य है वो ज़रूर अवेलेबल है, उस पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले, वहाँ पे खिलौना मिला है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं क्या था, उस समय में अवस्थित था, ठीक है, थी, उस समय में एग्जिस्ट करता था। इस क्षेत्र में बारिश कम होता था, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाना होगा। जैसे आजकल कि राजस्थान में बारिश नहीं होती है, तो क्या किया जाता है, कुएं में पानी क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर उसमें से फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ पालते थे। ये नॉर्मल है कि गाय, भैंस, बकरियाँ क्या करते थे, पालते थे। आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशी के झुंड चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था, ठीक है। फिर
जैसे फलों को इकट्ठा करते और मछलियाँ पकड़ते, वही हिरणों जैसे जानवरों को शिकार करते थे। और हिरन जैसे जानवर को वो लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, मछलियाँ भी पकड़ते थे। तो नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि आज का जीवन जैसा है वैसे ही था, उससे ही मिलता जुलता था। आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। चलो हम लोग देखते हैं हड़प्पा कालीन नगर कैसे हुआ करता था। ठीक है, कच्छ के इलाकों में खदीर, ठीक है, बेत के किनारे धौलावीर नगर बसा था। ठीक है, आप देख सकते हैं कच्छ जो इलाका है, ठीक है, उसके किनारे धौलावीर नगर बसा था। आपको याद रखना होगा कि कच्छ के इलाके में कौन सा, धौलावीर नगर। वहाँ साफ पानी मिलता था। वहाँ पे क्या मिलता था, साफ पानी। ज़मीन उपजाऊ थी, वहाँ का ज़मीन उपजाऊ था। हड़प्पा सभ्यता में कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। जैसे हम लोग पढ़े हैं पिछले कि हड़प्पा सभ्यता को क्या किया गया, वहाँ पर जो मकान था उसको 2 भाग में बांट दिया, पश्चिमी और पूर्वी। जो पश्चिमी भाग था, जो ऊंचा था, उसको दुर्ग कहा गया, और जो पूर्वी भाग था उसको, जो लोअर पार्ट था, उसको क्या बोला गया, निचला भाग। ठीक है, धौलावीर नगर 3 भागों में बांटा गया। और धौलावीर को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि धौलावीर को कितने भागों में बांटा गया है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर तथा ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। आपको ये लेकिन कुछ चीज़ माइंड में जरूर बैठा लीजिए कि ये जो धौलावीर था कैसे था, उसका डिजाइन कैसा था। इसके चारों तरफ क्या था, ऊंचे ऊंचे 4 दीवारें थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ठीक है, जैसे हम लोग राजा के महल को देखते हैं कि कहीं न किला में एक प्रवेश द्वार रहता है। इन नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ठीक है, यहाँ मिले कुछ अवशेषों का हड़प्पा लिपि से बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदाई पाया गया है। यहाँ पे एक बड़ा स्पेस भी हुआ करता है जिसमें हो सकता है सार्वजनिक कोई कार्यक्रम होता हो, डांस होता हो या कोई पंचायत बैठता हो या कोई मेला वेला हो। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला और साक्ष्य के रूप में बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे कुछ वो योजन उसको एक बड़ा बड़ा क्या मिलता था, जगह भी देखने को मिला है। आप देख सकते हैं इन अभिलेखों में संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। ठीक है, यह एक अनोखा अवशेष है, लकड़ी पे कुछ बनाया गया था। ये आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। और जैसे ये कहीं न कहीं आमतौर पर हड़प्पा का जो लेख या मोहर जैसे छोटी वस्तुओं पे पाए जाते, जो लेख और मोहर है उस पे पाया जाता था। गुजरात की गुजरात की खंभात की खाड़ी मिलने वाली साबरमती के एक उपनदी के किनारे पर बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था। आप देख सकते हैं कि लोथल एक नगर है। ठीक है, जैसे हम लोग पीछे देखे हैं। ठीक है, जो गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। ठीक है, ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ पे कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता। ये ऐसे जगह पर बसा था जहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल सकता था, जहाँ पत्थर शंको धातु की बनाई गई चीज़ों के एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वहाँ पे पत्थर संघ का साक्ष्य मिला है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे कहीं न कहीं ये जो पत्थर और संघ आसानी से मिलता होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक संख्या में वो साक्ष्य देखने को मिलता है। इन नगर में एक भंडारगिरी भी था और इस नगर में भंडारगिरी भी मिला। किस नगर में, तो लोथल नगर में। ठीक है, आपको याद रखना होगा इस चीज़ को। इस भंडारगिरी में कई मुहरे, ठीक है, मुद्राकन और मुहरबंदी, ठीक है, गीली मिट्टी को दबाने पर बनी उन पे छाप मिले हैं। अब क्या करते थे, मुहर कैसे मारते थे, तो गीली मिट्टी लगा देते थे और उस पर छाप मार देते थे और आगे पता चलेगा कि वो मुहर कैसे काम करता था। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, ठीक है, अध बने मकान और मन के बनाने का उपकरण जैसे मन के भी यहाँ मिले। बहुत सारा आधा मकान वाला मिला है। ठीक है, जो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, किसी कारणवश छोड़ दिया गया होगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मुद्रा और मुहर और मुद्राकन
का और मोहरबंदी, ये क्या होता है? तो ये होता क्या है, मोहरबंदी या मुद्रांकन, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। अब मान लो कि मोहर क्यों लगाया जाता है? जैसे देखते हैं कि कोई आपके पास सामान है, उस पर मोहर लगा दिया जाता है कि यदि उसको फाड़ा जाएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई चीज़ फट चुका है। तो उसको कहीं एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए क्या किया जाता था, गिल्ली मिट्टी लेता था, उस पर पोत देता था और मोहर लगा दिया जाता था। यदि मोहर का छाप मोहरबंदी कहते थे। मोहर का जो छाप था, जो पैक हो जाता था, सिल पैक हो जाता था, उसको हम लोग मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित होता था कि सामान का छेड़छाड़ नहीं हुआ। जैसे आज हम लोग भी देखते हैं कि जो हम लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, यदि कहीं कोई सामान में फटी पड़ी नहीं है तो हमको पता चलता है सामान सेफ होगा। ठीक है, इन द सेम वे वे लोग भी इसी ढंग से मोहरबंदी करते थे। अब होता क्या है, सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है कि सभ्यता कैसे समाप्त हुई होगी? तो सभ्यता के अंत के रहस्य तो बताता है कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने नगर छोड़ दिया। अचानक क्या हुआ, नगर छोड़ना स्टार्ट कर दिया आदमी ने। मुहर बाटों का प्रयोग बंद हो गया। मुहर और जो बाट था उसका जो प्रयोग होना बंद हो गया। दूर दूर तक कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया और वो लोग आयात कम करने लगा। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और वे लोग कचरा का ढेर, मोहनजोदड़ो में साक्ष्य मिलता है कि कचरा का ढेर कहाँ लगना स्टार्ट हो गया था, सड़क पे। ठीक है, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। जो जल निकलने वाला जो प्रणाली था, जो नहर हुआ करता था, वो नष्ट हो गया और सड़कों पर ठीक है झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। और सड़क पे क्या बनाए जाने लगा, छोटा छोटा घर बनाए जाने लगा। ठीक है, झोपड़ी टाइप। आगे बताता है कि यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि वजह क्या है, क्लियर नहीं हो पाया कि हो सकता है कि नदियाँ सूख गई हो। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। कुछ कहते थे कि जंगल का विनाश हो गया हो, इस कारण से ये हो सकता है। ईंट पकाने की ईंधन जरूरत पड़ती थी और इसके अलावा मवेशियों को बड़े झुंडों को चारा और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। यानी सबका अलग अलग मान्यता थी। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि क्या वजह हुआ होगा। ठीक है, बाद में लेकिन कारणों का स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कारण क्या था। सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़, नदियों और सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो बाढ़ और जो सुखाड़ आया होगा कुछ ही इलाका में आया होगा। ये तो ऐसा नहीं है कि पूरे इलाका में ये चीज़ हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। या ऐसा मानो कि शासक जो करने वाले थे, जो राजा थे, उसका जो नियंत्रण था वो समाप्त हो गया हो और परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। जब वहाँ पे साक्ष्य मिलता है कि जो सिंध है और जो पाकिस्तान पंजाब की जो बस्तियां हैं वो काफ़ी उजड़ गई थी। ठीक है, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए और जो कुछ लोग थे वो पूर्व और दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गए, यानी माइग्रेट करके एक जगह से दूसरे जगह चले गए और वहाँ पे जाकर के बस गए। इनके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बाद में हम लोग 6 और 9 क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अन्यत्र। ठीक है, ये क्या है, अपने एटलस के मिस्र ढूंढो। ठीक है, अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर के मिस्र का अधिकांशतः भाग रेगिस्तान है। कि जो मिस्र का जो कुछ नील नदी के आसपास का जो इलाका है ना, उसको छोड़कर के बाकी बाद जो मिस्र का जो भूमि है वो रेगिस्तान से भरा पड़ा है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी। इससे बड़े बड़े ठीक है मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे लोगों को भेजते थे दूर दूर हीरा जवाहरात, सोने चांदी या हाथी दांत के लिए,
और उससे जो मकबरे बनाए गए जिसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिरामिड, जो आपको अभी दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, पिरामिड। अब वो आगे बताता है कि राजा के मरने सॉरी राजा के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। और राजा जब मर जाते थे इसी पिरामिड में उसको दफनाया जाता था। इन शवों को मम्मी, ठीक है, मम्मी कहा जाता है। उनको उनके शवों को के साथ भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इन्हें खाद्यान्न, पेयजल, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। जब वो मर जाते थे तो उनके साथ साथ ये चीज़ें उनके साथ दफनाया जाता था। कभी कभी सब के साथ उसके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। अब देख सकते हैं कितना क्रूरलिटी उस समय में हुआ करता था कि उसके साथ साथ यानी आदमी को भी दफनाया जाता था जो उसके सेवक हुआ करते थे। अब सोच सकते हो कि दुनिया के इतिहास में इन सबों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र के सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया करते थे। यानी वो सबको दफनाने में अधिकांशतः अपना धन दौलत खर्च किया करता था। हो सकता है कि उसको बाद में जाकर क्या मरा हुआ चीज़ खाएगा क्या, दैट इज़ नॉनसेंस चीज़ कुछ है, तो उस चीज़ के बारे में आपको पता होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि जैसे आपको निम्नलिखित सुमेल करे कि आपको जो तांबा कहाँ से मिला, ठीक है, सोना कहाँ से मिला, टीन कहाँ से मिला, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मिला, ये आपके पास ढेर सारा ऑप्शंस है। आप ज़रूर टिक कीजिए, आपको रिकॉल करना है तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।